हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सितंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। यह जो आज का हमारा वीडियो होगा वह 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में सितंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की करेंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मंथली वाइज करेंट अफेयर को, प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। पूर्व में हमने जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक की प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस कर दिया है। आज अगली कड़ी के रूप में सितंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि हाल ही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है। तो किस तिथि को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 यहां से प्रक्षेपित किया गया। किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण इसका किया गया? LVM-3 ठीक है, इसके द्वारा इसे चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया है। ये जो LVM-3 रॉकेट है उसे इसरो का बाहुबली या फैट बॉय ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। तो यह उपनाम है किसका? LVM-3 का उपनाम है इसरो का बाहुबली। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया। जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया, रॉकेट का नाम है LVM-3 आप लोग इसे याद रखेंगे। इसमें चंद्रयान 3 में जो लैंडर है, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, और जो रोवर है, रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। और चंद्रमा पर लैंड करने की जो संभावित तिथि है वह 23 अगस्त 2023 को इसकी संभावित तिथि है। यानी कि 14 जुलाई को इसरो ने प्रक्षेपित किया और 23 अगस्त को वहां पर चंद्रमा पर लैंड करने की इसकी संभावित तिथि है। अगर यह चंद्रयान 3 सफल लैंड कर लेता है तो सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बनेगा। इसके पूर्व में 3 देशों ने चंद्रमा पर अपने यान को सफल लैंडिंग की है। उन 3 देशों में यूएसए, रशिया और चाइना शामिल है। अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करने में सक्षम होता है तो यह भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बनेगा। इसके पूर्व में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी प्रक्षेपित किया जा चुका है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण वर्ष 2008 में और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण वर्ष 2019 में किया गया और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। एक एक फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, देश के बाहर आईआईटी कैंपस स्थापित करने पर शिक्षा मंत्रालय जोर दे रही है। और देश के बाहर आईआईटी की पहली कैंपस आईआईटी मद्रास का कैंपस जो है वह तंजानिया के जंजीबार में खोला गया। वहीं आईआईटी दिल्ली का अगर देश के बाहर पहला कैंपस देखा जाए तो वह यूएई अबू धाबी में खोला गया है, खोलने पर समझौता हुआ है। यानी कि आईआईटी मद्रास का कैंपस कहां पर? जंजीबार, तंजानिया में। और आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस जो देश से बाहर होगा वह यूएई की अबू धाबी में। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईआईटी मद्रास का तंजानिया के जंजीबार और आईआईटी दिल्ली का यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, अगला पॉइंट है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जन विश्वास विधेयक 2023। देखिए, इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा इस बार के केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा की गई है। आप लोग बजट अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चर्चा में आया होगा, जन विश्वास विधेयक 2023। देखिए, इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई 2023 को मंजूरी प्रदान की है। वहीं लोकसभा से इस विधेयक की मंजूरी 27 जुलाई 2023 को प्राप्त हुई है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि न्यायालयों में मुकदमों में बोझ को कम करना तथा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। यहाँ पर कारोबारी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उस अनुरूप यहाँ पर वातावरण को निर्मित करना है, वातावरण को डेवलप करना है। इसके अलावा छोटे अपराधों के मामलों में सजा के लिए कारावास के प्रावधान को समाप्त कर जुर्माने का प्रावधान करना भी शामिल है। अगर आप जानते हैं कि अगर छोटे छोटे अपराधों में भी किसी को कारावास की सजा दी जाएगी तो जेल में जो अपराधी हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो सरकार के द्वारा उस पर विचार किया गया और कहा गया कि छोटे अपराधी जो होंगे, छोटे छोटे जो अपराध करके जेल में आते हैं, उनको जेल में लाने के बजाय उस पर जुर्माने का प्रावधान किया जाए। ठीक है, ताकि जेल में कैदियों की संख्या भी कम हो सके। 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया गया इस जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत।
ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल की कब मंजूरी मिली और लोकसभा के द्वारा कब इसे मंजूरी प्रदान की गई। ये प्रीलिम्स के लिए ये दोनों फैक्ट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2022, इसे 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 कब जारी किया गया? 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में विश्व का कुल 75% जो बाघ है वह भारत में रहता है। वहीं देश में सबसे ज्यादा जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बाघ रहता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या वर्तमान समय में 785 है। वहीं अगर देश में बाघों की औसत संख्या देखा जाए तो देश में बाघों की औसत संख्या 3682 है। वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्व 53 है और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसमें सारे फैक्ट्स जो है वह प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन जल्दी सा कर लीजिए। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को जारी की गई। वर्तमान समय में देश में सबसे ज्यादा बाघ एमपी में टाइगर स्टेट के रूप में एमपी को जाना जाता है। यहां पर 785 बाघ हैं। देश में बाघों की कुल संख्या 3682, कुल टाइगर रिजर्व देश में 53 और सर्वाधिक बाघों की संख्या उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अगला है PSLV C56 की उड़ान। देखिए यह सबसे लेटेस्ट उड़ान है इसरो की, PSLV C56 की उड़ान। जो PSLV C56 की उड़ान है वह 30 जुलाई को इसरो के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत इसरो के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें एक सबसे प्रमुख उपग्रह है DSSAR। इसके अलावा 6 अन्य उपग्रह हैं, यानी कि 6 उपग्रह और DSSAR ये मिलाकर 7 उपग्रह हैं। ये सातों उपग्रह सिंगापुर के हैं, जिसे PSLV C56 के जरिए लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला आइए 23वां SCO समिट 2023। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 में भारत में 2 प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। पहला SCO का सम्मेलन और दूसरा G20 का सम्मेलन। G20 का सम्मेलन 10 से 12 सितंबर के बीच होगा और इसरो का सम्मेलन जो है वह वर्चुअली मोड में भारत इसका सभापतित्व कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली। देखिए 4 जुलाई 2023 को SCO समिट का आयोजन किया गया। यह है 23वां समिट 2023। इसके पहले 2022 में इसका सम्मेलन उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ है और अगला सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान अस्ताना में होगा। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इसके पहले अभी जहां पर हो रहा है उसे याद रखिए, इसके पहले कहां पर हुआ और इसके बाद वाला कहां पर होगा। तो 2022 में कहां पर हुआ? उज्बेकिस्तान समरकंद। 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? इंडिया। और कहां पर नहीं, ये वर्चुअली आयोजित हुआ लेकिन इंडिया ने अध्यक्षता किया। 2024 कहां पर? कजाकिस्तान अस्ताना में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जो भारत में 23वां SCO समिट आयोजित किया गया तो उसका थीम क्या है? थीम है इसका सुरक्षित SCO की ओर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित SCO की ओर। 23वां SCO समिट 2023 का थीम रहा है। 9वें सदस्य के रूप में इसमें ईरान को शामिल किया गया, यानी कि वर्तमान समय में SCO में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। लेटेस्ट कौन सा सदस्य बना है? ईरान बना है। अन्य कौन से 8 सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 सदस्य हैं और 9वें सदस्य के रूप में ईरान बना है, यानी कि वर्तमान समय में SCO में कुल 9 सदस्य हो गए। इसका आयोजन वर्ष 2023 में भारत में किया गया और इसका थीम क्या है? सुरक्षित SCO की ओर इसका थीम है। इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी 15 जून 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और भारत 2017 में SCO का अध्यक्ष SCO का सदस्य बना था और पहली बार SCO की अध्यक्षता कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आइए प्रधानमंत्री की फ्रांस प्लस UAE दौरा। देखिए प्रधानमंत्री की फ्रांस और UAE की जो दौरा है वह, फ्रांस की जो दौरा है वह 13-14 जुलाई को संपन्न हुई और UAE की दौरा 15 जुलाई को संपन्न हुई। UAE के साथ हमारा CEPA का जो समझौता है, एग्रीमेंट है, वह 18 फरवरी 2022 को हो चुका है। यह पुराना डेटा है, हमने सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दिया है। देखिए जो प्रधानमंत्री की फ्रांस दौरा हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि फ्रांस ने ब्रिस्टल डे परेड में शामिल होने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और इस परेड में शामिल होने वाले मनमोहन सिंह के बाद
मनमोहन सिंह के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, ब्रिस्टल डे परेड का आयोजन कहां पर हुआ? फ्रांस में आयोजन किया गया। कब? 14 जुलाई को। और प्रधानमंत्री की फ्रांस द्वारा कब हुई? 13-14 जुलाई को प्रधानमंत्री की फ्रांस द्वारा हुई थी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि फ्रांस के साथ हमारे रणनीतिक भागीदारी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा जब भारतीय प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा हुआ तो वहां पर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इसके अलावा वार्ता में दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी से संबंधित हॉरिजन 2047 स्वीकार किए गए। यह पूछा जा सकता है आपसे, हॉरिजन 2047 का संबंध किन दो देशों से है? तो आपको बताना होगा, याद रखेंगे, हॉरिजन 2047 का संबंध वर्तमान समय में भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यह भी डेटा महत्वपूर्ण है, भारत ने फ्रांस के मार्से शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 126वां है। भारत ने कुल स्कोर 2.314 प्राप्त किए हैं। अगर टॉप रैंकर देखा जाए तो टॉप 3 कंट्रीज के रूप में आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। अगर लास्ट रैंक देखा जाए, चूंकि 163 देश इसमें शामिल हैं, पहला स्थान आइसलैंड को, आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को, और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 126वां स्थान। स्कोर 2.314 स्कोर है। अगर पड़ोसी देशों की रैंकिंग को देखा जाए तो भूटान 17वें स्थान पर, नेपाल 79वें स्थान पर, चाइना 80वें स्थान पर, बांग्लादेश 88वें स्थान पर। यह हमने क्रम के रूप में यहां पर लिखा है। महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, भारत का स्थान 126, पहला स्थान आइसलैंड और लास्ट स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। कुल 173 शहरों में भारत के 5 शहर शामिल हैं। 173 शहरों में भारत के 5 शहर शामिल हैं और इनकी रैंकिंग के साथ यहाँ पर देखते हैं। इनमें पहला है दिल्ली और मुंबई, इन दोनों को संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पे चेन्नई 144 रैंक है। ये 2 हो गया, दिल्ली और मुंबई, ये दो हैं 141 रैंक पर। फिर चेन्नई है 144, अहमदाबाद है 147 और बेंगलुरु है 148। इससे अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया की वियना को प्राप्त हुआ और अंतिम स्थान सीरिया के दमिश्क को प्राप्त हुआ। भारत में टॉप रैंक पर 2 हैं, दिल्ली है और साथ में मुंबई है। इन दोनों को 141वां स्थान प्राप्त हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी प्रतियोगिता दर्पण के पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। आप लोग एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग रिमेंबर करेंगे, चाहे कितने बार भी आपको वीडियो को क्यों न देखना पड़े। अगला है हैनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023। देखिए, हैनले पासपोर्ट रैंकिंग जो है वह ब्रिटेन स्थित निजी फर्म हैनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हैनले पासपोर्ट रैंकिंग में पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ और 80वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला है श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। इनकी भारत यात्रा कब हुई? 20 से 21 जुलाई 2023 को इनकी भारत यात्रा हुई है। और कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया, तो आपको बताना होगा श्रीलंका के साथ भारत ने शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। इसके अलावा व्यापार एवं लोगों के आवागमन में वृद्धि के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम व श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच यात्रा फेरी सेवा प्रारंभ किया गया है। दोनों जगह का नाम याद रखें, तमिलनाडु का नागपट्टनम और श्रीलंका का कांके संतुरई में। अगला है हाल ही में भारत म्यांमार के विदेश मंत्रियों की मुलाकात कब और कहां हुई, तो भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों की मुलाकात बैंकॉक में 16 जुलाई 2023 को हुई है।
अगला है मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक। देखिए मेकांग गंगा सहयोग क्या है ये समझिए। यह दो प्रमुख नदियों गंगा और मेकांग की घाटियों में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संपर्क के लिए स्थापित किया गया एक गठबंधन है। ठीक है, यह बेसिकली 2000 में प्रारंभ किया गया था और गंगा मेकांग सहयोग संगठन में 6 देश शामिल हैं। कौन कौन 6 देश शामिल हैं? भारत, चाइना, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया व वियतनाम। ये 7 देश शामिल है भारत को मिलाकर। ठीक है, इसमें 7 देश शामिल हैं और हाल ही में इसकी 12वीं बैठक जो है वह 16 जुलाई को भारत व लाओस के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में बैंकॉक में हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा गंगा मेकांग समझौते की 12वीं बैठक का आयोजन कब और कहां किया गया? तो 16 जुलाई को बैंकॉक में किया गया, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत व लाओस ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला पॉइंट है आरबीआई के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत के पास अभी वर्तमान समय में आरक्षित मुद्रा कोष 600 अरब डॉलर है। आरक्षित मुद्रा कोष। अगला है वह इकोनॉमी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने डेटा जारी किया है। मार्च 2023 में भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था। आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का अगर अवलोकन किया होगा तो आपको ये बात याद में होगी कि बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है कि मार्च 2023 में भारत के पास कितना फॉरेक्स एक्सचेंज था या फिर कितना विदेशी ऋण था। तो ये आपको डेटा याद रखना होगा कि मार्च 2023 में भारत के पास लगभग 624 अरब डॉलर का भारत के ऊपर विदेशी ऋण था। ये जीडीपी का 18.9 था। ये डाटा महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कि पूछा जाएगा कि मार्च 2023 में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना प्रतिशत था? 18.9% था। अगर डॉलर में देखा जाए तो 624.7 अरब डॉलर था। दीर्घकालिक ऋण 79.4% यानी कि लगभग 500 अरब डॉलर और अल्पकालीन ऋण लगभग 128 अरब डॉलर था। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आइए वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही की विदेशी व्यापार। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही कहने का मतलब अप्रैल से लेकर जून 2023 के बीच इस समय क्या विदेशी व्यापार हुआ ये लिख कर दे रहा हूँ। 69 बीपीएससी में एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे। बीपीएससी में इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत लेटेस्ट जो ट्रेड होते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज होते हैं, एफडीआई होता है, कुल कितने फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है, कितने विदेशी ऋण है, यही सब डेटा पूछा जाएगा। स्पेशली जिसकी चर्चा इकोनॉमी सर्वे या फिर लेटेस्ट आरबीआई के डेटा के अंतर्गत हो। ठीक है, तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है। वित्तीय वर्ष 23-24 की पहली तिमाही की विदेशी व्यापार। इस दौरान पहली तिमाही में कुल वस्तुगत निर्यात अगर देखा जाए तो 447 अरब डॉलर कुल विदेशी निर्यात रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष अप्रैल जून पहली तिमाही की तुलना में 6% की इसमें वृद्धि हुई है। वहीं अगर 23-24 में वस्तु में देखा जाए तो निर्यात 102.68 अरब डॉलर रहा है, लेकिन इसमें पिछले वर्ष की तुलना में -15% गिरावट आई है। वहीं आयात में 12% गिरावट आई और आयात 160 अरब डॉलर रहा। ये वस्तु के क्षेत्र में। सेवा के क्षेत्र में निर्यात 80 अरब डॉलर और आयात 45 अरब डॉलर रहा है। अगर कुल वस्तु और सेवा को जोड़कर देखा जाए तो वस्तु और सेवा को अगर हम लोग जोड़कर देखते हैं तो कुल व्यापार निर्यात रहा है 182 अरब डॉलर और आयात रहा है 205 अरब डॉलर। यानी कि व्यापार घाटा कितना हो गया? 182 और 205 घटाएंगे तो 22.59 अरब डॉलर व्यापार घाटा रहा है। सर्वाधिक निर्यात यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना और यूके यानी ब्रिटेन को किया गया और सबसे ज्यादा आयात चाइना, रशिया, यूएसए, यूएई और साउथ अफ्रीका से निर्यात किया गया। यह डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? अंकटाड के द्वारा इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। 2022 में कुल निवेश 1295 अरब डॉलर का रहा है। वहीं ये विश्व में रहा, वर्ल्ड में कुल निवेश रहा है 1295 अरब डॉलर का। वहीं भारत में 2022 में कुल निवेश रहा है 49 अरब डॉलर का कुल निवेश रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 11% की गिरावट आई है। सर्वाधिक एफडीआई पाने वाले अगर देश की सूची देखा जाए तो सर्वाधिक एफडीआई यूएसए ने प्राप्त किया, दूसरे नंबर पर चाइना ने प्राप्त किया, तीसरे नंबर पर सिंगापुर ने प्राप्त किया और भारत का स्थान रहा है 8वां। यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 8वां रहा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा। 2022 में विश्व में कुल कितने निवेश आए? तो 1295 अरब डॉलर का और भारत ने कुल 50 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। अगले पॉइंट की ओर आइए।
हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की क्षेत्रीय विपणन कार्यालय खोला गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय किस देश में खोला गया, तो आप बताएंगे कि मलेशिया के कुआलालंपुर में। और यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के बाहर यह पहला क्षेत्रीय विपणन कार्यालय खोला गया, किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। कहां पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में। अगला है ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने की अनुमान है। 2024-25 के लिए यह 6.7% है। अगला है, यह भी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेसिकली भारत से इसका निर्यात जो है वह थाईलैंड, श्रीलंका, स्पेन, इटली व USA को किया जाता था। 2023-24 में इसका निर्यात $4.2 मिलियन किया गया। वहीं देश से होने वाले चावल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। टॉप रैंक अगर देखा जाए स्टेट में तो तमिलनाडु पहला स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है, वहीं बिहार का स्थान 22वां है। बिहार ने कुल 41.06 अंक को प्राप्त किया। यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, पहला स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया। गैर तटीय राज्यों की सूची में पहला स्थान पर हरियाणा रहा और बिहार का स्थान 22वां स्थान बिहार का है। बिहार का कुल स्कोर 41.06 है। अगला है नीति आयोग की गरीबी संबंधी रिपोर्ट। ये हमने ग्रुप में भी कई बार आपको बताया है। नीति आयोग की गरीबी संबंधी रिपोर्ट यह 12 मानकों पर जारी की गई है। इसमें कुल अगर गिरावट देखा जाए तो 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट बिहार में देखने को मिला है। बिहार में 51.89% से घटकर गरीब 33.7% हो गए हैं। तो यह भी डेटा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का कुल वैल्यू मान है 0.066। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे जो डेटा होते हैं BPSC के द्वारा कहीं से भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वह IMF के द्वारा जारी की जाती है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि 3% रहने का अनुमान है। वहीं 23-24 में भारत में विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। और अभी हमने ऊपर ADB का रिपोर्ट बताया था। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 6.4% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। और वर्ल्ड बैंक IMF के अनुसार, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट 6.1% रहने का अनुमान है। अगला आइए, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। जो महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना है, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना है, वह राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? राजस्थान बना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत तथा शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन। लेकिन अब राजस्थान में एक्स्ट्रा 25 दिन का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह एक्स्ट्रा 25 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। स्कीम का नाम है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। अगला पॉइंट है मिलेट मिशन। देखिए, जो मिलेट मिशन है, मिलेट मिशन योजना वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला विपक्षी दलों का गठबंधन का नाम है इंडिया, आप लोग जानते ही हैं। इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। यह बेसिकली 17 जुलाई को बेंगलुरु बैठक में इसकी नींव रखी गई थी। अब आइए, इस महीने की प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हैं। सबसे प्रमुख है RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो RPF के नए महानिदेशक मनोज यादव बने। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बेसिकली पहले भी तुषार मेहता ही थे लेकिन इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। तो भारत के नए सॉलिसिटर जनरल अभी बने तुषार मेहता। NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? SK सिंह। टाटा स्टील के MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है टाटा स्टील के? TB नरेंद्रन। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन PM प्रसाद और तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं राकेश पाल। तो ये सारी नियुक्तियां जो है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड को हम लोग देखते हैं।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिजोरम के फुटबॉलर लालियान ज्वाला छांगटे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला कैटेगरी में मनीषा कल्याण को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी पुरुष में आकाश मिश्रा को और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी महिला में शिलजी साजी को प्रदान किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का यह अवार्ड है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है एनी पुरस्कार। देखिए, जो एनी पुरस्कार है वह थलापिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। शुद्ध जल की दिशा में शोध कार्य के लिए एनी पुरस्कार थलापिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला 14वां अवार्ड है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बुक्स है इंडिया राइजिंग, मेरियोर ऑफ ए साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा की बुक है। द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट, डफ हॉर्ट डेविस की बुक है। हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड, ब्रायन ट्रेसी की बुक है। स्मोक एंड असेस, अमिताभ घोष की बुक है। और द गोल्डन आइज, रस्किन बॉन्ड की बुक है। ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और पहला इंडिया राइजिंग, मेमोर ऑफ साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा, ये 3 बुक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला आते हैं वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इसके पूर्व 1996 में इसका आयोजन भारत में हुआ था, यानी कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में 27 वर्ष के बाद किया जाएगा। इसके पहले 1996 में किया गया था। अगला है एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, इसका आयोजन सेशल्स के तट पर किया गया है। जो प्रमुख देश एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस के साथ जुड़े हुए थे उनमें USA, इटली, UK यानी ब्रिटेन, सेशल्स व भारत शामिल रहा है। भारत की तरफ से इसमें INS सुनैना ने हिस्सेदारी लिया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है सिंगापुर में 19 वर्ष के पश्चात किस महिला अपराधी को फांसी की सजा दी गई? क्या नाम है अपराधी का? सारी देवी जमानी, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। वहां पर पुरुष अपराधी को तो सजा दी गई है बीच में, लेकिन 19 वर्ष के बाद किसी महिला अपराधी को सजा दी गई और महिला का नाम है सारी देवी जमानी। अगला है नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इसमें पहला स्थान पर जापान रहा, दूसरे स्थान पर चाइना रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? बैंकॉक में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप से इसके अलावा कुछ जानना भी नहीं है। इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। पहला स्थान पर जापान, दूसरा स्थान पर चाइना, तीसरा स्थान पर भारत और भारत का कुल पदक 6 रहा है। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के प्रमुख कौन बने? तो भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के प्रमुख बने हैं अजित अगरकर। अगला है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी अमेरिका के इंटर मियामी क्लब के साथ जुड़े हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हाल ही में अमेरिका के किस क्लब के साथ जुड़े? तो इंटर मियामी क्लब के साथ में जुड़े हैं। अगला है आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष आधव अर्जुन को बनाया गया है। अगला है विंबलडन चैंपियनशिप 2023। देखिए, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 है, यह लंदन में इसका आयोजन किया गया और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता और महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंडोस्रोवा ने जीता है। तो विंबलडन ट्रॉफी जो है, विंबलडन चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने कनाडा ओपन जुलाई 2023 में जीता? तो बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? लक्ष्य सेन। अगला है कौन सी महिला एथलेटिक्स एशियाई चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ज्योति याराजी। देखिए, कोई भी अगर पहली बार काम हो रहा तो वह इम्पोर्टेंट होता है। तो यह जो है ज्योति याराजी, वह महिला एथलेटिक्स एशियाई चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? ज्योति याराजी। आप लोग नाम अच्छे से याद रखेंगे। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा।
अगला है फीफा वर्ल्ड महिला कप 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हो रहा है। अगला है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी 67वीं कन्वेंशन 6 से 9 जुलाई 2023 को कहां पर संपन्न हुई है? तो इसका ये श्रीलंका होगा। कहां पर संपन्न हुई? श्रीलंका पर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सितंबर महीने की वर्ष 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया है। यहां से बहुत अधिक संख्या में प्रश्न आने की संभावना है। बेसिकली आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन के 3-4 महीने पहले का प्रतियोगिता दर्पण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीलिम्स के लिए। ऐसे हमने जनवरी से लेकर अभी तक का सारा अपडेट, सारा शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट करा दिया है। आप इन सभी वीडियो को बार बार देखिए ताकि एक एक फैक्ट्स आपकी जुबान पे आ सके और एक भी गलती आप एग्जामिनेशन में नहीं करें, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग आने के बाद पॉइंट से भी आप स्टूडेंट लोगों की छटने की संभावना बढ़ गई है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, हर एक वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जो है वह करंट अफेयर के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक रामबाण मैगजीन मानी जाती है। उम्मीद है कि हमारी प्रतियोगिता दर्पण की यह सीरीज आपको काफी पसंद आ रही होगी और प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर सेक्शन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ सके और वे तैयारी में लाभ को प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।